नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोग को 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी प्रश्न होंगे उसके गूगल से वेरीफाइड आंसर लेकर आऊँगा। और मैंने यह किया कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा देर से वीडियो लाया, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं उसका मैंने पूरी एक्यूरेसी का ध्यान रखा है। यूट्यूब पर अभी बहुत से इसके आंसर के वीडियो अपलोड हो चुके होंगे फ्रेंड, मुझे पता है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए नहीं, मैंने लोगों को एक्यूरेसी के साथ आंसर देने का भी ध्यान रखा है। तो इसलिए मेरा समय लग गया, क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न हुए, जिस भी प्रश्न में मुझे डाउट लगा, मैंने उन सारे प्रश्नों को गूगल से वेरीफाई किया और देखा कि उसके क्या आंसर हो सकते हैं। तो मेरा यह उद्देश्य है कि जो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाए, वह लेट भी साझा किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी एक्यूरेसी के साथ साझा किया जाए। तो अगर आपने कोई अदर भी वीडियो देखा है आंसर के रिलेटेड, तो आप यकीनन यह वीडियो देखिए। आप इस वीडियो से एक भी गलत आंसर नहीं छांट सकेंगे, मेरा यह पूरा प्रयास है। तो जो भी अगर आपके दोस्त भी होंगे, कोई भाई बंधु भी होंगे जो अगर जेपीएससी का आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो उनके साथ आप यह वीडियो ज़रूर साझा कर सकें, ताकि उनको एक ऐसा वीडियो मिल सके जिसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया है। तो चलिए हम पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ में एक बात आप लोगों को और करना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का लाइक ही है जो मुझे अगले वीडियो बनाने पर मोटिवेट करता है। और मैं भी आप लोगों की तरह एक छात्र ही हूँ, और आप लोगों के छात्र जीवन में मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले, इसलिए आप मुझे लाइक करें। और अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो, अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वह कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। पहला है यह कि भारी वर्षा तथा उच्च तापमानों पर यह विकसित होती है, तो यह तो सही है। दूसरी में कह रहा है कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है एवं यह पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में पाई जाती है। तो दूसरा कथन है वह गलत है फ्रेंड, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ही अल्प होती है या ना के बराबर होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न अगर देखें, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि हम अगर जल को बचा रहे हैं तो सिर्फ पीने में ना करके हमें कृषि में भी उन्नत दिशा में सोचना होगा, ताकि यहीं पर सबसे अधिक जल की खपत होती है और इसी के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में 2011 में फ्रेंड 2001 के मुकाबले यहाँ पर जनसंख्या है वह पहले के अपेक्षा, बढ़ने के अपेक्षा यहाँ पे जनसंख्या घट गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में किस भारतीय राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या है। तो नगरों की सर्वाधिक संख्या की अगर बात करें तो सबसे अधिक नगरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो रहती है वह महाराष्ट्र में रहती है। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है नगरों की संख्या, तो नगरों की संख्या में उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पूछ रहा है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो आर्टिकल 22 के 1 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा, तथा आप उसे बिना बताए ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। दूसरा है कि अनुच्छेद 22 के 1 के स्वयं के पसंद के अभिव्यक्ता के पास प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 का 22.2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक का निरुद्ध किया जा सकेगा। तो यह कथन है वह गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। और आपको तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल आपको वही आंसर मिलेगा जो एक्यूरेट है। गलत आप लोग के साथ आंसर नहीं साझा किया जाएगा, क्योंकि एक गलत आंसर किसी न किसी छात्र को 2 या 4 नंबर कम करके उसको तनाव में डाल सकता है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया फ्रेंड। निम्न में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 333 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एस आनंद। ऑप्शन नंबर सी इसका न्यायमूर्ति एस आनंद इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि मुझे इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, तो एक बार आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रश्न का कमेंट में आंसर जरूर बताएं, क्योंकि मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल नहीं पाया, तो मैंने आप लोगों के साथ इसका उत्तर नहीं साझा किया। आप लोग इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कब सहमत होगा? जब राज्यपाल इसकी मांग करेगा और राष्ट्रपति संतुष्टि दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। चारों कथन आपका जो दिया हुआ 1 2 3 4 वो सभी सत्य हो जाएंगे। ज़्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर्म सिलिलिज्म में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल कोहली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुशासन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिकता एवं भावुकता। धार्मिकता एवं भावुकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहित नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु के सीमा पर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा हम स्पीड में देखते हैं क्योंकि छात्रों को केवल और केवल आंसर ही चाहिए, अभी वह प्रश्न को डिटेल में नहीं समझना चाह रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा अपना स्पीड को इंक्रीज करता हूं। अगला जो प्रश्न है वह है, पंचायती की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन पर अधिकार प्राप्त है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के गवर्नर को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोडगिल फॉर्मूले के अनुसार। इसी के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधन का बंटवारा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में कौन सा कर पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि उसके आय और व्यय में जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं, और उस व्यय को कमी करने के लिए वह कहीं से कर्ज लेगा, तो उसको ऑप्शन नंबर डी से यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, निम्न में कौन सा क्रम सही है जो विकास मापकों को प्रदर्शित करता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, PQLकाई और HDI। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित किस पे होती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचांक। उपभोक्ता मूल्य सूचांक, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचांक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने राज्य क्षेत्रों के लिए समेकित सूचांक का विकास किया है जो प्रत्येक संघीय विकास लक्ष्यों के होने वाली प्रगति की संकलित करता है। तो इन सूचांक में कौन अग्रणी राज्य नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात इसमें अग्रणी नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देश में 29 राज्य एवं 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में 312 शहरी एवं कस्बी में अवांछित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के तहत निम्न में किस मिश्रण के सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लंबित कणीय PMT एवं सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर $60 से बदलकर $65 हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि मुद्रा का ह्रास हो गया है फ्रेंड, ताकि उसको जो चीज़ को वह 60 रुपये में खरीद रहा था अब उसके लिए उसे 65 रुपया देना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है,
गुण सूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सूटन बोबरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है हिग्स बोसोन को इसके द्वारा भी जाना जाता है, यानी कि हिग्स बोसोन का अगला नाम क्या है? तो गोल्ड पार्टिकल यानी गोल्ड कण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वैद्युत संदिग्धि। और आप इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद इसके प्रश्नों का क्वालिटी को आप देख सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्राध्वनिक तरंगे। प्राध्वनिक तरंगे ध्वनि तरंग का उदाहरण है फ्रेंड, न कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग का। अगला प्रश्न है हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो हवा में प्रकाश की चाल सारे चीजों से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कीट नहीं है? तो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सारे कीट हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए QUBIT इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लैक्स एवं इलेक्ट्रिक मेल प्रेसेशन में प्रयुक्त सूचना का संकेत रूप होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा एनालॉग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधे द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है सॉरी फ्रेंड देखते हैं हम आगे। पौधे द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप क्या होता है? तो इसका जो रूप होता है वह नाइट्रेट होता है। अगला जो प्रश्न है वह यह है मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्र पतन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मक्का आलू गन्ना मूंग फसल चक्र के उदाहरण है? तो यह 3 वर्षीय फसल चक्र के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है माइक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेट्रियम ड्यूरियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 244D, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत से विदेशों में बहुवात मात्रा में निर्यात किया जाने वाली आम की प्रजाति क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अल्फासो, और अल्फासो आम की बहुत ही चर्चित प्रजाति है फ्रेंड। अगला है मुगल के समय झारखंड प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कुकुरा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम कब प्रवेश हुआ और कहां पर प्रवेश हुआ? तो यह सिंह भूमि की ओर इसका प्रवेश हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं भूमिज विद्रोह के नेता किसको माना जाता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गंगा नारायण। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिवासियों का निवास स्थान टंडा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा 43 का बिरहोर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है आदिवासियों में विधवा पुनर्जन विवाह को मौरी कहते हैं? तो इसका किस आदिवासियों में कहते हैं फ्रेंड? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उराव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घुमकड़िया का क्या तात्पर्य होता है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबगृह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर्व से पहाड़ी खंडिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पालकोट की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोहा गलना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है? तो किन आदिवासियों का यह पारंपरिक पेशा है? तो ऑप्शन नंबर बी असुर आदिवासियों का यह पारंपरिक पेशा है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किसे मंदिर का नगर के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा माल्टू।
और एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक आदमी से गलती हो सकता है, तो हो सकता है मुझसे भी एक आध प्रश्न मिस्टेक से कहीं पर छूट गया हो या गलती हो गया हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उस प्रश्न का फिर से आंसर चेक करके उसको पिन अप कर दूंगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप उसके बारे में नीचे कमेंट कर दें, ताकि लोगों को पता चल सके और मैं भी उसको एक बार फिर से देख सकूं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह चीन के तिब्बत प्रांत में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक सम्याम्यत जलीय घास से फूस क्या है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह ऑप्शन नंबर सी इल्चुर्निया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैगा उत्तर प्रदेश। यह गलत है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर लगाया जाने वाला कर कौन सा होता है? तो यह जो होता है वह होता है भूमि कर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा घरेलू रूप से अगर देखा जाए तो कोयले का जलना, क्योंकि इसी के सबसे ज़्यादा घर में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में कौन सी धातु एक धातु वयस्क है? इनमें कौन एक धातु वयस्क है? तो हेमाटाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक संबंध शहरी जीवन की विशेषता नहीं है फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में इसको जाना जाता था फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी और गोंड जनजाति भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बजरंग पुनिया को इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजरंग पुनिया को यह दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था? तो यह जीता था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वंचित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इन सभी में सबसे ज़्यादा वंचित राज्य है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोगा और दहेज को यह जोड़ती है फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन आपदा के बाद अपनाया जाने वाला उपाय है? तो जब आपदा आएगा, यहीं पर कहीं पर बाढ़ आ जाएगा तो घर सारे टूट जाएंगे, तो उसके बाद हमें पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान अध्यक्ष नहीं है। इसके भी वर्तमान अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बैक डेट से यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005 इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? तो सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु परिवहन का शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो टोडा जो जनजाति है वह मुख्य रूप से तमिलनाडु में निवास करती है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और करना चाहूँगा, आप लोग अपना नंबर जरूर कमेंट कर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि लोगों का कितना नंबर आ रहा है। और ख़ास करके आप इस आंसर की से अपना नंबर जरूर मिलाकर कमेंट करें कि हाँ मेरा इस आंसर की से मेरा इतना नंबर आ रहा है। तो एक काम आप जरूर करें, लोगों का भी इससे बेनिफिट होगा और आपको भी पता चलेगा कि लोग हैं वह मुझसे कितने आगे और कितने पीछे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिशत वनांचरित होना की सिफारिश की गई, यानी कि कितने प्रतिशत वन होना जरूरी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह 33%। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो सौर ऊर्जा वहीं पर होगा जहां पर ज्यादा धूप होगा। तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तारापुर। इन सभी में तारापुर सबसे अधिक में आपको विद्युत ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? तो मैंने आपको बताया था गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद संथाल है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद भील जनजाति है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो घनत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे केरल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह की यहाँ पर बात कर रहा है। तो प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पर कोचिंग मुंबई हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तेलुगु। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। हालांकि बांग्ला भी बोली जाती है लेकिन तेलुगु उससे ज़्यादा बोली जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा खरोष्टी। कई लोगों को यहाँ पर डाउट हो सकता है कि यह अरमाइक भी हो सकता है, लेकिन अरमाइक का उपयोग है वह अफगानिस्तान के क्षेत्रों में किया जाता था। खरोष्टी का जो प्रयोग है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में किया जाता था। और पेशावर जो पड़ता है वह पाकिस्तान में पड़ता है। इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चवार्क दार्शनिक प्रणाली किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, लोकयात प्रणाली भी यह कही जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसके अगर कालक्रम को व्यवस्थित करना है तो बहुत ही सिंपल है, 1, 2 और 3 जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से व्यवस्थित कर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला है, पूर्व भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थित था? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अमीर मोडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलहन की रजत रन्नी की तरह एक इतिहास की पुत्र गैंडवाहो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा वाक्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5 वेद भी कहा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है, यानी 5वें वेद के रूप में हम किसे जानते हैं? तो अगला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुमुराय इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में राज्यों में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 में हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में कहाँ पे अवस्थित है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है वह दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा है वह अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी।
ये विलय था, तो ये किसका किसका विलय था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फारस, अरब, तुर्क, मंगोल एवं भारतीय तत्वों का यह विलय था फ्रेंड। अगला प्रश्न है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रामानुजाचार्य। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ पर शुरू की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में यह शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो स्वदेशी आंदोलन इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है 1905, लखनऊ 1916, मार्लोमेंटो 1905 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1906 में। तो इस प्रकार से अगर हम व्यवस्थित करना चाहें तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद बी हो जाएगा। इस अनुसार से देखें तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कोई भी नहीं। यह प्रश्न है वह गलत है फ्रेंड, इसका ऑप्शन है वह सही नहीं दिया है। तो इसको आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि यह प्रश्न सही है, इसका ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो वह कमेंट कर हमको थोड़ा समझा दे कि हाँ किस प्रकार से सही है या मुझसे इसमें क्या गलतियाँ हो रही है, ताकि मैं उसको लोगों को बता दूँ और उसको कमेंट को पिन कर दूँ। अगला जो प्रश्न है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के द्वारा सन 1882 में यह कार्य किया गया था फ्रेंड। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जब लाया गया तो प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, कुछ उनको अधिकार दे दिए गए थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगालियों ने यह शुरू किया था। 1550 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटने वाला जो राज्य है वह हो जाएगा आपका बिहार। बिहार का भूटान के साथ सीमा नहीं लगता। इसका जो अधिकांश सीमा है वह नेपाल के साथ ही लगकर खत्म हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो प्रवाल द्वीप जो होता है वह कीट से निर्मित होता है। यह जो पाया जाता है वह आपको पाया जाता है लक्षद्वीप के आसपास के जो द्वीपें हैं उसमें प्रवाल द्वीप के रूप में भी उसको जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है फ्रेंड? तो यह मौसम विज्ञान संबंधित यह एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी संचारात्मक मूल, इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है भारत के निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लौटते मानसून यानी ठंडे के समय में आपकी वर्षा होती है। तो यह हो जाएगा कोरमंडल तट पर यह वर्षा होती है फ्रेंड। अगला एवं लास्ट प्रश्न, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है वो हमारा मोटिवेशन है, अगले वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साह है। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप हमें थोड़ा मदद करना चाहते हैं, हमारा और उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो यह गलत बात है फ्रेंड। घूरने के कारण, अपने धुरी पर घूरने के कारण इसका मौसम परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दिन रात की क्रिया होती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है जिसके कारण दिन रात होते हैं, तो गलत बात है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर यह कर दिया है कि दो का बात एक में और एक का बात दो में लिख दिया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वह असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे अनुसार से पेपर जो रहा वह बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। यह पेपर था वह मॉडरेट लेवल का था। तो आपका कितना नंबर आ रहा है ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।